हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का माय मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग कक्षा 10 की गणित अध्याय 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा अध्याय बहुपद रहने वाला है। इसमें बेसिक जानकारी और परिचय के बारे में समझेंगे। इससे संबंधित जो सूत्र हैं उनको पहले हम समझेंगे, तब जाकर हम प्रश्नावली 2.1 के एनसीईआरटी प्रश्नों को हल करेंगे। और बहुपद की बात आती है तो बहुपद में आप कक्षा 9 तक पढ़े होंगे। इससे संबंधित जो भी जितने सूत्र थे उनके बारे में आपने समझा होगा, लेकिन वहां पर आपके बहुपद की जानकारी दी गई थी कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचानेंगे। साथ में ये भी बताया गया था कि बहुपद को कितने पदों में बांटा गया है, घातों के आधार पर कितने पदों में घातों के आधार पर कितने प्रकार बनाए गए थे, पदों के आधार पर कितने प्रकार बनाए गए थे, तो वहां पर आपने समझा था। यहाँ पर आप इनके बहुपद के रूप में समझोगे तथा बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं उनके बारे में समझोगे। तो आज के सेशन हमारा रहने वाला है बहुपद। तो हमने यहाँ पर आपको परिभाषा लिख करके दी है। हमने इसलिए यहाँ पर लिख लिया ताकि आपको समय न लगे और हम आसानी से इनको समझ सकें। इसके बाद जैसे भी आएंगे पद के प्रकार के आधार पर, घातों के आधार पर, यहाँ पर पद के आधार पर व्याख्या नहीं की जाएगी, केवल घातों के आधार पर समझेंगे, उनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर अगर बहुपद की परिभाषा के रूप में समझें तो परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाती। एक चीज आप याद रखिएगा और अपने जितने भी जो भी है आप अपने पास बुक रखिएगा जरूर, एनसीईआरटी बुक, उस पर आप समझिएगा। आज एनसीईआरटी बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगले दिन से आपके एनसीईआरटी बुक पर जो भी सवाल रहेंगे उनको आप जरूर देखिएगा। अगर कोई मिस हो जाता है तो उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, अगर हम बहुपद की बात करते हैं तो एक ऐसा बीजी व्यंजक होता है जिसमें से चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो बहुपद में चर, स्थिरांक और गुणांक शामिल होते हैं, जिन्हें जोड़, घटाव और गुणा के माध्यम से क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। ये हमने एग्जांपल के रूप में लिया है 4x² + 6x + 8। ये बहुपद का द्विघात बहुपद है। इसी तरह रैखिक बहुपद मिलेगा, इसी तरह आपका त्रिघात बहुपद मिलेगा। हमारे सिलेबस में त्रिघात बहुपद तक का ही व्याख्या की गई है, जिक्र किया गया। चतुर्थ घात की जिक्र नहीं किया गया, या उससे आगे आने वाले जो भी हैं उनकी कोई बात नहीं की गई। तो हमें त्रिघात तक ही समझना है। इसमें हमारे पास पहला चर पद की बात कर लेते हैं। चर पद क्या होता है, एक ऐसा अज्ञात मान जिसके आमतौर पर मान निश्चित नहीं होते, जैसे अगर हम कह सकते हैं ABCD, या हम कह सकते हैं जो भी अंग्रेजी के वर्णमाला होते हैं वे सब हमारे क्या होते हैं, चर पद होते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, एक ऐसा अज्ञात मान जिसके मान आमतौर पर निश्चित होते हैं। अगर वो 0 है तो 0 ही रहेगा, 0 से 1 थोड़ी बन सकता है, 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 से 2 थोड़ी हो सकता है। बट अगर आप x का मान निकाल सकते हो तो x का मान कुछ भी हो सकता है। अलग अलग बहुपदों में आपको अलग अलग x के मान मिलेंगे, परंतु यहाँ पर 0 से कभी वो 1 नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसका मान निश्चित होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, वो भी धनात्मक संख्या होती है। अगर हम ऋणात्मक की बात करेंगे तो हमारे पूर्णांक हो गए, तो इसलिए यहाँ पर पूर्ण संख्या की बात की गई, तो इसलिए पूर्ण संख्या हमारा ही बहुपद रहता है। क्योंकि बहुपद अगर होना है तो चर राशि घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, तभी आप बहुपद के रूप में उसको कह सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे बहुपद क्या होते हैं, चर पद कौन हो सकते हैं, पूर्ण संख्या कौन होते हैं। अब हम इनके थोड़े से प्रकार के बारे में समझते हैं कि प्रकार कौन कौन से होते हैं। प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि बहुपद की पहचान कैसे होती है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रकार की बात कर लेते हैं कि बहुपद का प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, हमें जो महत्वपूर्ण है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हीं को केवल हमें अध्ययन करना है। देखिए, अगर हम बहुपद का वर्गीकरण करते हैं, बहुपद का वर्गीकरण, देखिए अगर वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण के आधार पर आपको कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा। दो आधार थे, कौन कौन से थे, तो पहला आधार था पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और दूसरा था घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। अगर हम पदों के आधार पर बात करते हैं तो पदों के आधार पर हमारे एक पदी बहुपद था, एक पदी बहुपद था, दूसरा हमारा था द्विपदी बहुपद था, और तीसरा था हमारे पास त्रिपदी बहुपद। और अब बात करते हैं घातों के आधार पर। अगर हम घातों के आधार पर समझेंगे तो घातों के आधार पर हमें
रैखिक बहुपद पढ़ाया गया है, रैखिक बहुपद। दूसरा हमें पढ़ाया गया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और तीसरा क्या पढ़ाया गया हमें, त्रिघात बहुपद। ठीक, तो हमें यहां पर बात किसी करनी है, बात हमें करनी है घातों के आधार पर, क्योंकि हमारे लिए जो जरूरी है उनको हमें पढ़ना है घातों के आधार पर। पदों के आधार पर आप यहाँ पर अध्ययन नहीं करने वाले, तो इसलिए आप इनको छोड़ दीजिएगा। पदों के आधार पर मत अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि अगर एक पदी की बात करते हैं तो जिसमें बहुपद के एक पद हो उसे एक पदी कहते हैं। और अगर हम घातों के आधार पर देखेंगे तो घातों के आधार पर ही हमें अध्ययन करना, तो यहाँ पर हम घातों के आधार पर अध्ययन करने वाले हैं। तो अब हम जो आगे बात करेंगे वो सब घातों के आधार पर ही अध्ययन करेंगे। तो घातों के आधार पर बात करें, देखिए अब इनकी एक एक परिभाषा समझ लेते हैं। घातों के आधार पर परिभाषा कौन होती है, देखिए अगर हम घातों के आधार पर बात करेंगे तो हमारी हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद। एक एक हम बात करेंगे घातों के आधार पर बहुपद की। तो घातों के आधार पर बहुपद की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है रैखिक बहुपद की। आप इसको सही से समझिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुपद की पहचान अभी नहीं समझना है। पहले हमें इनके समझ लेना है कि बहुपद होते कौन कौन से, फिर इसके बाद हम आपको शून्य बताएंगे कि शून्य क्या होते हैं। अभी आप केवल इनके परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं बहुपद, तो इसको सही से ही पढ़ लेते हैं। अब 9th में अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10वीं को समझ लीजिएगा, जो हमारे लिए घातों के आधार पर जरूरी है। तो हम घातों के आधार पर ही आपका अध्ययन करा रहे हैं, पदों के आधार पर नहीं करा रहे, तो पदों के आधार पर की जरूरत नहीं है। अच्छा, रैखिक बहुपद की परिभाषा क्या होती है, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात, अधिकतम घात एक हो, तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अच्छा, एक तो होनी चाहिए, लेकिन कैसे होनी चाहिए, हमने पहले भी आपसे बता चुका, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी हम ये कह सकते हैं कि धनात्मक होनी चाहिए। और अगर किसी भी चर राशि का अगर ऋणात्मक हो गई तो फिर वो बहुपद के रूप में नहीं गिना जाएगा। यहाँ पर जो एक है वो किस रूप में है, धनात्मक। अब आप इनके उदाहरण के रूप में समझेंगे तो उदाहरण ऐसे है 2x + 5, ये क्या है, एक रैखिक बहुपद जिसमें आपको चर मिला, चर की जो घात है वो कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर रैखिक बहुपद है। और क्या हो सकता है हमारे पास ax प्लस का b, इस रूप में हमें बहुपद का मिलेगा, रैखिक बहुपद जिसमें चर राशि की घात यानी x की घात क्या है, 1 है। x के रूप में भी हो सकता है, y के रूप में भी हो सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो a और b है ये क्या है, वास्तविक संख्या, जैसे यहाँ 2 और 5 है तो a का मान यहाँ 2 हो जाएगा, y का b का मान क्या हो जाएगा, 5 होगा। अगर तुलना कराने के लिए पूछता है कि a और b के मान पूछ रहा है, तो आपको कक्षा 9 तो पूछा था, तो वहां पर हम तुलना करा देते थे, यहाँ पर पूछेगा तो हम बता देंगे। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की, द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है, इसके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की, चर राशि की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। अब अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में समझें, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे सबसे पहले हम इसी को लिख दे रहे हैं ax² + bx + c, क्योंकि ये सब जगह आपको इसी तरह मिलेगा,
बहुपद के रूप में अगर द्विघात बहुपद है तो हमारे पास हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या के रूप में है। अगर आपको द्विघात बहुपद के रूप में देखना है तो चर राशि घात अधिकतम कितनी यहाँ पर 2 है, तो इसलिए ये कैसा है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात की बहुपद की पहचान क्या होती है, जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 2 हो तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। अब बात करते हैं हम त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है हमारे पास, त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, चर राशि की अधिकतम घात 3 हो तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक, अगर त्रिघात बहुपद की पहचान देखें तो त्रिघात बहुपद हमारे पास कुछ इस तरह मिलेगा, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, इस तरह आपको मिलेगा। आगे आपको जो भी पढ़ना है तो त्रिघात तक ही आपको पढ़ना है, चतुर्थ घात की कोई व्याख्या नहीं की गई या कोई किसी प्रकार का प्रश्न नहीं दिया गया, इसलिए चतुर्थ घात की आपको बात नहीं करनी। घातों के आधार पर हमारे पास बहुपद इस तरह आपको मिलेंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ गए होंगे कि घातों के आधार पर कौन कौन से हो सकते हैं। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है आपको समझा दिए, द्विघात बहुपद क्या होता है आपको समझा दिए, त्रिघात बहुपद क्या होता है आपको समझा दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनकी परिभाषा आपको याद रखना है तो याद रखिएगा, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है, कि जिस बहुपद में चर राशि घात अधिकतम 1 है तो कौन सा बहुपद होता है, तो ये चीज आपको याद रखिए। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो बहुपद की पहचान पढ़ेंगे। बहुपद की पहचान क्या होती है इसके एक बारे में समझ लेते हैं। देखिए, क्योंकि बहुपद की पहचान अगर हम समझ गए तो हम पहचान कर लेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बहुपद कौन कौन से होते हैं। तो हम जो आगे बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बहुपद की पहचान। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो बहुपद की पहचान, अब यहां पर पहचान दो तरीके से की जाती है। पहली जो पहचान की जाती है वो पहली पहचान होती है बहुपद होने की, और दूसरी जो पहचान की जाती है बहुपद ना होने की। अब भाई बहुपद की पहचान कर रहे हैं तो ये तो बहुपद होगा, और दूसरा कंडीशन हो सकता है तो बहुपद नहीं होगा। बात ये आती है कि अगर बहुपद है तो हम कैसे पहचानेंगे कि हम इसको बोल सकते हैं कि बहुपद है। हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बहुपद होने की। इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी आप जरूर याद रखिएगा कि अगर हमारे ऐसे चर राशि में कंडीशन दिखती है तो वे हमारे पास बहुपद होंगे। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कंडीशन होती है यदि जिस बहुपद में चर राशि की घात, जिस बहुपद में चर राशि की घात कैसी हो, धनात्मक हो, तो उसे क्या समझेंगे, तो वह यहां लिखेंगे तो वह बहुपद होगा, कहने का मतलब जिस चर राशि की घात धनात्मक है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, बहुपद है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं बहुपद, उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा 2x² प्लस का 6x माइनस का 8, आपको बस इतना देखना है कि जिस बहुपद में चर राशि की घात हमारी धनात्मक है तो बहुपद कहलाएंगे। यहाँ पर ये जो गिनती दिख रही है ये सब क्या है, एक पूर्ण संख्या के रूप में। पूर्ण संख्या हम समझ सकते हैं कि वो अचर राशि है। हालांकि अचर राशि तुम्हारी सभी अचर राशियां पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होती हैं।
लेकिन पूर्ण संख्या एक अचर राशि के रूप में कह सकते हैं, लेकिन सभी अचर राशि पूर्ण संख्या के रूप में नहीं हो सकती। यहाँ पर 2, 6, 8 एक पूर्ण संख्या के रूप में है, हमें चर राशि से मतलब है, तो चर राशि की घात दोनों जगह क्या लिखी हुई है, धनात्मक। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुपद है। ये क्या हो गया, बहुपद है। इसी प्रकार अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल समझें, जैसे अगर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल आ गया कि 2x² प्लस का y और प्लस का 9x, क्या ये बहुपद है? तो हम ये कह सकते हैं कि बहुपद है। तो यहां पर बहुपद होने की कंडीशन केवल ये लिखी है कि जिस बहुपद में चर राशि की घात धनात्मक है तो बहुपद है। तो यहाँ पर आपने देखा कि चर राशि ये भी है, ये भी है, ये भी चर राशि है। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 है, तो हम ये कह देंगे कि धनात्मक है तो बहुपद है। नहीं है बहुपद। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बहुपद होना है तो बहुपद में कंडीशन ये दी गई है कि अगर वो बहुपद है तो सभी एक ही चर राशि में होंगे। अगर वो रैखिक बहुपद है तो केवल वो एक ही चर राशि वाला होगा। अगर x है तो x के रूप में सब लिखे होंगे। द्विघात बहुपद है तो सभी x के रूप में लिखे हैं तो सभी चर राशि यानी x के रूप में होगा। अगर सभी y है तो सभी y चर राशि के रूप में होंगी। अगर z है तो सभी z चर राशि के रूप में होंगी। अगर t है तो सभी चर राशि t के रूप में होंगी। यहां पर क्या है कि यहां पर पहले x है और एक y है, तो कभी भी दो भिन्न ऐसे बहुपद होने के लिए दो भिन्न राशियां हों चर राशि, तो वो कभी बहुपद नहीं हो सकती। इन्हें बहुपद होने के लिए केवल एक चर राशि वाला ही होना चाहिए। तो एक चर राशि वाले जितने भी बहुपद होंगे अगर उनकी घात धनात्मक है तो बहुपद कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर हम पहचान क्या ढूंढ रहे हैं कि बहुपद होने की। तो ये चीज आपको हमने एग्जाम्पल यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि आगे आप जाकर कंफ्यूज ना हो। तो बहुपद नहीं है, आगे हम इसमें समझेंगे कि ना होने पर। यहाँ पर हमने यहाँ पर इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर घात धनात्मक, हम धनात्मक की बात कर रहे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको लेकर समझा दिए थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से हमारे बहुपद हो सकते हैं। तो जितने भी आपके चर राशि दिखे हैं अगर उनकी घात धनात्मक दिख रही है तो वो बहुपद है, और अगर घात धनात्मक नहीं दिख रही तो बहुपद नहीं। अब हम बात करेंगे बहुपद ना होने की। बहुपद ना होने के लिए कंडीशन बहुत सारी होती हैं, उन कंडीशन को एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए यहां पर दूसरी जो कंडीशन है हमारी बहुपद ना होने की, दूसरी जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं बहुपद ना होने की, यानी ऐसा कौन सा हमें बहुपद दिख जाए जिसको हम बोल दें कि बहुपद नहीं। तो देखिए पहली कंडीशन ये है, पहली इसमें कंडीशन ये है, जिस बहुपद में चर राशि की घात क्या हो, ऋणात्मक हो, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो पहली जो कंडीशन है वो ऋणात्मक की है। कैसे आएगी एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। जैसे जैसे हम ये कह सकते हैं कि x² प्लस का 4x⁻1 प्लस का 8। यहां देख रहे हैं यहां चर राशि, यहां भी चर राशि, यहां धनात्मक है, यहां ऋणात्मक है, तो पूरे बहुपद में किसी भी चर राशि घात अगर ऋणात्मक दिख गई तो फिर वो बहुपद नहीं हो सकता है। तो अब आगे कोई भी आपको समझ में आए कहीं भी ऋणात्मक दिया है तो आप उसको बोलिएगा कि वो बहुपद नहीं हो। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जिस बहुपद में चर राशि की घात किस रूप में हो, भिन्नात्मक के रूप में हो तो वह बहुपद नहीं होगा, वह बहुपद नहीं होगा। ठीक, जैसे अगर हम समझ सकते हैं, जैसे यहां पर हमारे पास आ गया 4x² प्लस 2x घाते 3/2
ऐसे करके लिख दिया क्या, प्लस का 8। तो अगर हम पूरे बहुपद की बात करते हैं तो यहाँ पर चर राशि की घात धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, लेकिन ये किस रूप में है, भिन्नात्मक रूप में। तो अगर इसकी घात भिन्नात्मक रूप में दिख गई तो बहुपद नहीं है। और कैसे हैं, 4x² प्लस का 8/x प्लस का 9, ऐसे भी आ जाए तो ये भी बहुपद नहीं है। अगर बटे के रूप में आ जाए, अंश बटे हर के रूप में लिखा हो तो भी बहुपद नहीं हो। क्यों, क्योंकि इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे तो इसकी घात कैसे हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तीसरी कंडीशन ये है, जिस बहुपद में चर राशि कर्णी रूप में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। कंडीशन ये, करणी रूप में होने का मतलब, करणी रूप में वो वर्गमूल के रूप में हो सकती है, घनमूल के रूप में हो सकती है, या चतुर्थ मूल के रूप में हो सकती है, यानी 4 चतुर्थ मूल के रूप में हो सकती है, जिसमें चतुर्थ घात रहती है। आगे जैसे भी घात हो, लेकिन वो करणी के रूप में अगर है तो फिर वो बहुपद नहीं है। जैसे अगर हम समझने की कोशिश करें, 4x² प्लस √x प्लस का 8, तो जहां x घात x करणी के रूप में आ जाए, करणी रूप में अगर है तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कहीं उसका वर्गमूल तो नहीं निकल रहा है, और अगर तृतीय घात में है तो उसका घनमूल तो नहीं निकल रहा है, चतुर्थ घात में है तो उसका भी मान तो नहीं निकल रहा करणी से बाहर। अगर निकल रहा तो फिर वो बहुपद हो गया, नहीं निकल रहा था वो बहुपद नहीं, जैसे ये हो गया। एक अगर और एग्जांपल आपको समझाएं दूसरा इसी में, जैसे अगर हमारे पास आ जाए 5x² प्लस √x² और प्लस का 8 लिखा हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, क्या ये बहुपद है? तो हम इसे कह सकते हैं कि ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि ये कड़ी से बाहर निकल सकता है, ये बहुपद है। इसको आप मत कहिएगा कि बहुपद नहीं है, क्योंकि कड़ी से बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर इसी जगह पर हम एग्जांपल ले लें, x² प्लस कड़ी के अंदर x² यहाँ पर 3 लिख दें और प्लस 8 कर दें, क्या ये बहुपद है? तो अब ये बहुपद नहीं, क्योंकि इसका घनमूल नहीं होता, तो यहाँ पर बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि करणी से बाहर अगर किसी प्रकार का चाहे घनमूल हो चाहे वर्गमूल हो, अगर निकल रहे हैं तो बहुपद है, अगर नहीं निकल रहे तो बहुपद नहीं है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट में। चौथा पॉइंट जो हमारे पास है, जिस बहुपद को शून्य के बराबर लिख दिया जाता है, शून्य के बराबर लिख दिया जाता है तो वह बहुपद नहीं होता है, तो वह बहुपद नहीं होता है। अगर वो बहुपद नहीं होता है तो फिर क्या हो जाता है, वो समीकरण बन जाता है, अर्थात वह समीकरण होगा, अर्थात वह समीकरण होगा। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, आगे आपको पढ़ने को मिलेंगे x² प्लस का 5x प्लस का 6, तो ये बहुपद है। अगर इसको हमने 0 के बराबर लिख दिया तो बहुपद नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, समीकरण। आगे आपको चौथी प्रश्नावली में द्विघात समीकरण मिलेंगे पढ़ने को, तो वहां पर आप समीकरण पढ़ोगे। अगर आपको बहुपद समझ में आ गए तो समीकरण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हमने आपको बेसिक जानकारी में परिचय देते समय बहुपद की परिभाषा, बहुपद के क्या प्रकार होते हैं, बहुपद की कैसे पहचान होती है, ये चीज आपको हमने बताने का प्रयास किया है। अब आगे हम जो समझेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, शून्य के बारे में समझेंगे। तब हम शून्य के बारे में समझते हैं कि शून्य हमारे पास क्या हो सकते हैं। देखिए, हम लोग जो बहुपद के शून्य के बारे में समझेंगे, तो बहुपद का जो शून्य है वो चर राशि का वह मान होता है जिस पर बहुपद क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो आपने कक्षा 9 में बहुपद के शून्य ज्ञात किए होंगे, जिसको हम कह सकते थे कि x बराबर 0। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में लें, जैसे हम रैखिक बहुपद की बात करते हैं, तो रैखिक बहुपद में अगर हम px बराबर ये कह दें कि x प्लस 5 है, तो हम x का ऐसा कौन सा शून्य रखें जिसमें px हमारा क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ये तो बोल रहा है ना, चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए।
और बहुपद क्या माना px के रूप में, तो हम यहाँ पर जो बहुपद शून्य हो जाए तो हम x, ये जो चर राशि है x का ऐसा क्या मान रखें जिसमें हमारा बहुपद शून्य हो जाए। तो आपने कहा कि हम x का मान अगर -5 रख देंगे तो -5 से +5 कट के क्या हो जाएंगे, x बराबर 0 हो जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि x बराबर क्या रखने पर -5। तो पहले जो हम हल करते थे वो हम क्या करते थे कि px को ही क्या कर लेते थे, 0 के बराबर मान लेते थे। तो यहाँ पर 0 रख देंगे और x माइनस का x प्लस का 5, ये 5 प्लस का इधर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा माइनस से। तो हम ये कह देंगे कि जो हमारी चर राशि है वो x का -5 आ गया, तो वही हमारा शून्य है। तो अगर हम यहाँ -5 रख देंगे तो px का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी ऐसा चर राशि का मान जिस पर बहुपद क्या हो जाए, शून्य। अब यहाँ पर हमने आपको रैखिक बहुपद देकर के समझाया, सेम इसी प्रकार द्विघात बहुपद आते हैं। द्विघात बहुपद में भी इसी तरह समझना है कि ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं। इसी तरह आपका त्रिघात आता है, तो त्रिघात में आपको समझना है। अगर हम द्विघात बहुपद के शून्य के किसी भी उदाहरण को उठाते हैं तो कुछ ऐसे आएंगे, देखिए x² प्लस का 4x प्लस का 4, तो भी किसके बराबर दिया रहेगा, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं px के बराबर दिया रहेगा। यहाँ पर भी आपको x का ऐसा क्या मान रखें जिसमें ये दोनों बहुपद क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। तो सीधे सीधे आप ये कहोगे कि px को हम 0 के बराबर मान लें तो 0 किसके बराबर हो जाएगा, x² प्लस का 4x प्लस का 4 के बराबर। अब यहाँ पर हमारे पास द्विघात बहुपद हो गए तो हम इसके गुणनखंड करेंगे, कक्षा 9 में गुणनखंड सीख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 कैसे खंड करो कि जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो। तो ये कह सकते हैं कि 2 + 2 x हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो 0 किसके बराबर हो जाएगा, x² प्लस 2 का x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 2 का x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस का 4। ये इसमें कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा, तो x + 2 एक ब्रैकेट में, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा। ये दोनों सीमा आ गए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 2 और जो दूसरे ब्रैकेट में वो क्या हो जाएगा, x + 2। तो 0 किसके बराबर हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर। 0 किसके बराबर हो जाएगा, x + 2, इधर से वर्ग हटाएंगे इधर क्या चल जाएगा, अंडर रूट। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास x का मान आएगा वो क्या हो जाएगा, -2। अगर हम -2 रखेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये हमारे बहुपद के शून्य का, आपको शून्य निकालने के आएंगे तो आप शून्य को निकालिएगा। अब जो हम आगे बात करेंगे वो ग्राफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है वो ग्राफ बहुत जरूरी है। बनाने के लिए आपको तीसरे प्रश्नावली में जरूरत पड़ेगी। यहाँ जो आपकी जरूरत पड़ रही है वो केवल आपकी ग्राफ में समझना बस है कि इसमें कौन कौन से शून्य हो जाते हैं। तो हमारी जो हेडिंग रहेगी वो क्या डालते हैं, बहुपद के शून्य का ज्यामिति ग्राफ। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि ज्यामिति ग्राफ क्या हो सकता है। हमने आपको बहुपद के प्रकार जब पढ़ा रहे थे तो घातों के आधार पर पढ़ाए थे। तो घातों के आधार पर कितने प्रकार से पढ़ाए थे, तो घातों के आधार पर हमने आपको पढ़ाया था रैखिक बहुपद पढ़ाए थे और द्विघात बहुपद पढ़ाए थे, और फिर आपको क्या पढ़ाए थे, त्रिघात बहुपद पढ़ाए थे। तो त्रिघात बहुपद तक ही हमें इनके ग्राफ को समझना है, इसके बाद फिर हम आगे नहीं समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैखिक बहुपद का। तो रैखिक बहुपद का कैसा ग्राफ होता है, ध्यान में रखिएगा, रैखिक बहुपद का। और रैखिक बहुपद का जो बहुपद होता है वो कैसा होता है, ax प्लस का b, ये होता है। तो बहुपद के शून्य की बात कर दी है तो इसलिए हम इसको 0 के बराबर रख सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इसमें से x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान ये प्लस का b उधर जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -b/a। शून्य की बात करते हैं तो शून्य हमारे पास केवल रैखिक बहुपद में आएगा। शून्य जरूर याद रखिएगा क्योंकि आगे आपको मिलेंगे शून्य का योगफल, शून्य का गुणनफल पूछेंगे। ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ कुछ आपका इस तरह बनेगा, ग्राफ में समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारे पास दो अक्ष होते हैं, ये आपका x अक्ष हो गया और ये आपका y अक्ष हो गया। आपने इनको ग्राफ बनाना कक्षा 9 में सीखा होगा कि ये रैखिक बहुपद के ग्राफ कैसे बनते हैं, दो चर रैखिक बहुपद के ग्राफ कैसे बनते हैं। तो रैखिक बहुपद का आपको ग्राफ बनाना सिखाया जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह हो सकता है, धनात्मक दिशा में भी हो सकता है, और एक ग्राफ इस तरह भी हो सकता है। हम ये कह सकते हैं, दूसरा ग्राफ हम यहाँ पर बना के समझा दे रहे हैं। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा कि कौन कौन से ग्राफ हो गए। देखिए कुछ ऐसे भी ग्राफ हो सकता है,
ये ऐसे करके, तो ये भी हमारे पास एक रैखिक बहुपद है। अब ये ग्राफ पूछ लेता है कि कैसा बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ये सरल रेखी ग्राफ बन रहा है। तो रैखिक बहुपद में कैसा ग्राफ होता है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि अतः इसमें सरल रेखी ग्राफ बनता है, सरल रेखी ग्राफ बनता है। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा कि इसमें ग्राफ कैसे बनता है, तो सरल रेखी यानी एक रेखा ग्राफ बनाता है रैखिक बहुपद का। शून्य के बारे में आप याद रखिएगा कि इसमें कितने शून्य होते हैं, ये भी चीज आप याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद में कितने शून्य होंगे, एक। इसको लिखे दे रहे हैं, यहाँ नोट करके आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि फिर आगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आपसे पूछ क्या कह रहा है। ठीक है, अगर आपसे रैखिक बहुपद पूछेगा तो आप लिखिएगा कि रैखिक बहुपद में अधिकतम शून्य की संख्या, अधिकतम शून्य की संख्या कितनी होती है, एक होती है। कितनी होती है, एक। कितने शून्य निकले, एक ही शून्य तो निकला, तो आप उनकी संख्या कितनी बताओगे, तो उनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है, एक होती है। अब हम आगे चलते हैं किसके बारे में, द्विघात बहुपद के। तो द्विघात बहुपद का आपके लिए ग्राफ जरूर पूछता है, तो उसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, शून्य भी पूछ लेगा कि शून्य की कितने कितने होते हैं, शून्य भी आपसे पूछ सकता है कि शून्य कम होते हैं, गिनना सिखा देंगे उनमें कैसे कैसे इनको गिनते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं दूसरा जो हमारे पास है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हमारे पास जो बहुपद के रूप में दिया रहेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये रहेगा। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप इसको ग्राफ जरूर याद रखिएगा, ग्राफ कैसे होंगे, तो ग्राफ इनकी जरूर याद रखिएगा। ठीक, अच्छा सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमसे शून्य पूछेगा तो शून्य कैसे पूछ सकते, कैसे निकालेंगे। तो ये सूत्र याद रखिएगा, सूत्र बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या पूछेगा, शून्य का योग, शून्य का योग। तो शून्य का योग क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर आपसे दो घात बहुपद दिया गया है और उसका पूछ रहा है कि बताओ उनके शून्यकों का योग कितना होगा, तो शून्यकों का योगफल कितना होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। और दूसरा आपसे पूछेगा शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल अगर आपसे पूछ रहा है तो शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, अचर पद। अब आप इसमें तो जानते होंगे ना अचर पद कौन है हमारे पास, सी, और बटे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार की समझने में, क्योंकि यहाँ पे सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सूत्र जरूर याद रखिएगा कि शून्य का गुणांक, शून्य का अगर योगफल पूछता है तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, शून्य का गुणनफल पूछता है तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। आगे हम आपको समझा देंगे कि अगर हम कुछ मान लें कि शून्य हमारे पास अल्फा और बीटा दिए हैं, तो उसके आधार पर अगर निकालेंगे तो कैसे होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर मानने की कोशिश करें कि मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद दिया, माना दो शून्यक कौन कौन से हैं, अल्फा तथा बीटा। जब आपके प्रश्न में ये लिखा हो कि शून्यक ये हैं, तब फिर आप इसका प्रयोग करिएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, शून्य का योगफल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स गुणांक, एक्स का गुणांक क्या हमारे पास बी, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस बी बटे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ ए है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपान ए हो जाएगा। ठीक, तो पहली कंडीशन आप ये याद रखिएगा, जब शून्य का योगफल पूछेगा जिसमें से आपके शून्य दिए हों कि अल्फा और बीटा है, तब ये हम कंडीशन लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है इनके शून्य को गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जाएगा अचर पद, अचर पद क्या दिया हमारे पास सी, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या दिया, एक्स स्क्वायर गुणांक हमारे पास क्या दिया ए, तो हम ये कह सकते हैं सी अपान ए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होंगे इनके शून्य का कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं, ग्राफ कैसे होता है। इसका ग्राफ आप ये समझिएगा कि दो घात बहुपद का शून्य निकालने के लिए कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं।
ग्राफ आपको मिलेंगे तो आप उनको पहचानिएगा जरूर, ठीक है। तो ये ग्राफ हम ये बनाए दे रहे हैं, एक्स अक्ष के रूप में है इसलिए एक्स अक्ष के रूप में बनाएंगे। अगर यहाँ पर वाई दिया होता है तो फिर वाई अक्ष के रूप में मानते। यहाँ पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि किस रूप में, कभी कभी ये लिखा होता है यहाँ पर या करके लिखे दे रहे हैं, ये लिखा होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का, सॉरी यहाँ पर हाँ पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का वाई, सॉरी सी है। यहाँ पर वाई के रूप में लिखा हो तो फिर ये कंडीशन वाई की हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी, तो एक्स का मान निकालते जाएंगे, वाई का मान निकलता जाएगा। तो ये ऐसे दिया रहेगा ग्राफ में ऐसे। तो ये यू आकार का होता है। तो अगर आपसे पूछे द्विघात बहुपद का कैसा आकार होता है, तो यू आकार का होता है। कितने शून्य होंगे यहाँ नोट में लिख लीजिएगा। इसमें अधिकतम शून्य की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। कभी कभी हमें ऐसे ग्राफ दे देता है, ग्राफ पहचानने के लिए दे देता है और फिर यहाँ पर कंडीशन लगा देता है। कंडीशन क्या होती है कि पी वाई बराबर हमारे दिया हुआ है एफ एक्स का मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया है। तो बताइए इनमें से कितने शून्य होंगे। तो हम देखेंगे कि एक्स अक्ष को कितने बार ये काट रहा है। तो एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है, तो हम यहाँ 2 बार गिनेंगे कि इसके 2 शून्य है। ये आप शून्य जरूर याद रखिएगा। अगर हम एक दूसरा चित्र बनाएं और यहाँ पर बोल देंगे कितने शून्य है, यहाँ पर कितने शून्य है, तो यहाँ पर भी कह सकते हैं शून्य। कितने हैं? शून्य, क्योंकि किसी को नहीं काट रखा है। अगर एक सच को काटेगा तब आप बताइएगा कितने शून्य है, ठीक है। अगर हम कोई तीसरा चित्र बनाए तो तीसरे चित्र में हम ये कह दें कि इसमें कितने शून्य है, इसमें भी हमारे पास कितने शून्य है, तो इसमें भी हमारे पास शून्य। क्यों? क्योंकि ये वाई अक्ष को काट रखा है, एक्स अक्ष को नहीं काटा है। और अगर हम यहाँ पर चित्र आपको बना के दें, यहाँ पर बनाए और यहाँ पर बोले कि अब यहाँ पर कितने शून्य है, ऐसे करके, तो कितने शून्य है, कितने बार काटा ये 2 बार काटा। तो यहाँ पर कितने शून्य है? 2 शून्य है। कितने शून्य है? 2 शून्य। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कितने हमारे शून्य निकालने हैं, कौन कौन से शून्य दिए हैं, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। हमने आपको ग्राफ समझाया कि ग्राफ कैसे होते हैं। और अब बात करते हैं त्रिघात की। त्रिघात के कैसे कैसे ग्राफ होंगे और उसमें कैसे शून्य की पहचान करेंगे, कौन कौन से शून्य हो सकते हैं। तो त्रिघात में है तो 3 शून्य होंगे। जैसे द्विघात था तो 2 शून्य थे, इसी तरह त्रिघात है तो इसमें कितने शून्य हो सकते हैं? अधिकतम से अधिकतम 3 हो सकते हैं। तो हम त्रिघात की बात करते हैं, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का जो दिया रहेगा वो क्या रहेगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। इसमें कितने शून्य हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी शून्य के योगफल की, शून्य का योगफल। तो त्रिघात बहुपद में शून्य का योगफल क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। दूसरा, शून्य के गुणनफल का योग, शून्य के गुणनफल का योगफल क्या होता है? एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक। तीसरा आपसे अगर पूछे शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो शून्य का गुणनफल हो जाएगा माइनस का अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये चीज आप जरूर याद रखिए, ठीक है। अगर हम इनके शून्य का मान लें, कितने शून्य के इसमें, यहां पर नोट में लिख लेना कितने होंगे। तो इसमें अधिकतम शून्य की संख्या, कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए। मान लेते हैं कि माना शून्य कौन कौन से हैं। माना शून्य कौन है? अल्फा, बीटा तथा कौन है? गामा है।
ठीक है। तो अगर हम इसके आधार पर शून्य का योगफल निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर गुणा बी अपान ए हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। दूसरा शून्यकों के गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक हमारे पास सी है बटे ए हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारे पास ये शून्य गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद यानी डी है, और ये हमारे पास ए हो जाएगा। तो ये हमें शून्य याद रखना कौन कौन से होते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ में हम कैसे समझेंगे, इसमें क्या होगा, तो यानी 3 शून्य चाहिए तो 3 बार इसको काटना चाहिए, तो कुछ ग्राफ ऐसे आएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह मिलेगा। यहाँ पर x को एक बार काटा, यहाँ पर x को एक बार काटा, यहाँ पर x को एक बार काटा, यानी हम कह सकते हैं उल्टा s। तो अगर इसकी आकृति देखें तो कुछ इस तरह आपको मिलेगी 3 शून्य काटने की। तो इसमें अधिकतम कितने बार x को काटा है, x h को 3 बार काटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास x h को 3 बार काटा है, तो इसमें 3 शून्य। तो ये हमारे ग्राफ के आधार पर, अगर आपको शून्य पहचाननी है तो ग्राफ के आधार पर पहचान सकते हो, और अगर शून्य को योगफल पूछे, शून्य के गुणनफल पूछे, उनके आधार पर आपको पहचानना तो उनके आधार पर आप पहचान सकते हो। तो आज हमने आपको बेसिक जानकारी बताई, कौन कौन से शून्य हो सकते हैं, किन में कैसे शून्य निकालने, कौन कौन से सूत्र का प्रयोग करने, उनको आपको याद रखना है। इसके बाद ग्राफ से संबंधित अगर सवाल आते हैं, कितने शून्य हो सकते हैं, उनको कैसे काउंट करना है, इसके बारे में हमने आपको समझा दिया। बहुपद के क्या प्रकार होते हैं, कौन से प्रकार के बारे में आपको अध्ययन करना था, हमने आपको समझा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, कोई भी समस्या आती है वॉइस को लेकर के या वीडियो क्वालिटी को लेकर के, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उसका वेट करेंगे और अगले सेशन में हम उसका सुधार करेंगे। और अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं आपको प्रश्नावली 2.1 के साथ, जिसमें आपके जो भी सवाल हैं उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सके और अच्छे से बहुपद के बारे में समझ सके। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।